बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो जहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे उसके आगे हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्बिट इन विच जियो, ऑर्बिट का नाम क्या है जिसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्लेस होता है? तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होना चाहिए उसका नाम। क्या नाम होता है उसका? जियो कहते हैं अर्थ को, सिंक्रोनस का मतलब क्या है? अर्थ के रिलेटिवली मूव अगर कोई कर रहा हो तो वो सिंक्रोनाइज्ड मोशन कहलाती है। मुझे सर्दी लग रही है। तो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कंसीडर किया जाएगा। सही। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ? वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको देखते हुए आप ये अंदाजा करते हैं कि अर्थ के रिलेटिवली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो स्टैटिक है या रुकी हुई? तो इट्स हाई, इसकी स्पीड नहीं, इट्स लो एल्टीट्यूड, इट्स सिंक्रोनस ऑर्बिटल टाइम। अगर उसका ऑर्बिटल टाइम, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? दोनों चीजें एक साथ होने लगे। देखें, जैसे कि एक पंखा चल रहा है और एक बंद है, तो जो फैन ऑफ है ना वो उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, सेम मोशन या मूवमेंट में नहीं है। लेकिन जब आप पंखे को चलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ा रहा है ये इसके साथ खुद को क्या कर रहा है? सिंक्रोनाइज कर रहा है। एंड व्हेन बोथ द फैन्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड, विद अ पर्टिकुलर सेम स्पीड, तो वो क्या कहलाती है? सिंक्रोनाइजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे आप क्या कहा? इट सिंक्रोनाइजेस ऑर्बिटल टाइम। अगर टाइम सिंक्रोनाइज्ड हो गया, अगर एक ही वक्त में अर्थ भी और आर्टिफिशियल सैटेलाइट दोनों एक ही वक्त में चक्कर लगा रहे हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे आपके पास? यही। तो इस यानी कि इनका ऑर्बिटल टाइम सिंक्रोनाइज्ड होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली स्टेशनरी कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? का कॉमन यूज क्या है? तो ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपके पास मेजर यूज या कॉमन यूज जो है आपके पास वो क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है। What determines the time taken by an artificial satellite to complete one revolution around Earth? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो एक चक्कर लगाया जाता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है? To determine the time taken. What determine? साइज का मतलब क्या है? कि आर्टिफिशियल का साइज नहीं, इट्स मास, इट्स डिस्टेंस और इट्स स्पीड। अब इसमें यह है, देखिए, जब हम इसे, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होती है ना, ये दिमाग में रखिएगा कि ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर अबव होती है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं। अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6 लाख है। यहाँ पे ये कह रहे हैं 40,000 किलोमीटर अबव, जो कि एक बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। समझ रहे हैं? यानी कि 5,000 से 6,000 किलोमीटर अगर आप कहें तो वो रेडियस ऑफ अर्थ बनता है, और ये 40,000 अबव चले गए तो अर्थ ऐसे है और ये अर्थ से बहुत ज्यादा फासले पर हो। तो क्या वजह थी कि इसको इतना लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? क्योंकि इसने अपनी स्पीड को किसके साथ मैनेज करना है? अर्थ के साथ। तो अर्थ के साथ स्टेशनरी मैनेज करने के लिए इसे किस हाइट पे जाना पड़ा? अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। तो जब ये इतनी हाइट के ऊपर जाने का, ये क्या हुआ? यानी कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते चले जाएंगे तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर पाएगा। वरना होता क्या है, नॉर्मली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं वो 2 चक्कर आपके पास एक ही साइकिल के ऊपर कंप्लीट कर रहे हैं। यानी कि 2 साइकिल्स आपके पास कंप्लीट करते हैं आपके, यानी कि अर्थ एक चक्कर मुकम्मल, वो 2 चक्कर मुकम्मल कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अर्थ के रिलेटिवली तमाम सैटेलाइट्स की स्पीड ज्यादा होती है। तो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको कितने लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर जाना पड़ता है? बहुत ज्यादा। और वो डिस्टेंस जो होता है वो कितना हो जाता है? तकरीबन कितना होता है? 40,000। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो एल्टीट्यूड होगा या डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, वो बेसिकली डिटरमिन करेगा कि ये अर्थ के साथ ऑर्बिटल कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। ये याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस डिफाइन करेगा कि किस पर्टिकुलर उसके ऊपर है।
तो आपके पास आंसर जो होगा वो इसका सी होगा। हाँ बेटा, सर हम ये कह सकते हैं कि सारी ऑर्बिट जो भी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ से ज्यादा फास्ट हैं मोस्टली द सैटेलाइट विच इज क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ या क्लोजर टू द अर्थ वो मूव करेंगी कैसे, फास्ट एज कंपेयर टू अदर सैटेलाइट्स। व्हाट टाइप ऑफ एंटेनास आर यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मैंने कोई सिग्नल भेजना है या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मैंने कोई सिग्नल रिसीव करना है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर मेरे पास सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी है तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि वो एक पॉइंट के ऊपर स्टैटिक रहेगी, रुकी रहेगी। लाइक अगर ये किसी एक पोजीशन पर रुक गई है तो मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए एंटेना की डायरेक्शन बार बार चेंज, भाई जब वो चेंज हो रही होगी तब चेंज करूंगा ना। लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चूंकि रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ मूव कर रही है तो देयर इज नो नीड टू रोटेट द एंटेनास। अब एंटेनास को रोटेट नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि वो एंटेनास क्या रहेंगे अपनी लोकेशन या पोजीशन पे फिक्स रहेंगे। पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि आपको पता है ये हमारे पास जो टेलीविजन की नशरियात आती थी ना पहले, जो कि केबल के बगैर हम इस्तेमाल करते थे, तो उसमें एंटेनास घरों के ऊपर लगे होते थे। उन एंटेनास को जब आप रोटेट करते थे, मूव कराते थे, तो उनकी मूवमेंट से कभी कोई नशरियात, यानी कि अगर चैनल्स आ रहे होते थे, बाद एक ही चैनल आता था, वो हम क्या करते थे छत पे चढ़ के देखते थे कि तमाम एंटेनास की डायरेक्शन क्या है, जो सबकी डायरेक्शन है उसमें उसको रख देते थे। लेकिन होता क्या था कि जैसे जैसे सीजन चेंज होते थे, देखिए ये भी याद आया कि जैसे जैसे मौसम तब्दील होते थे ना, हवा अपने रुख को तब्दील करती थी, तो जो आपके पास ट्रांसमिशन की विंड डायरेक्शन होती थी अगर वो चेंज होने लगे तो आपको फिर एंटेना की डायरेक्शन भी क्या है, यानी कि शुरू के 3 महीने में एंटेना ऐसा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी अगले 3 महीने में एंटेना ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। और ये बाकायदा चेंज करते थे, हमारे ये जहन में होता था कि वो हमने एंटेना मैंने चेंज करने पड़ते थे ना, वो चढ़ के ऊपर जाके, तो मैं वो वही होता था कि ऊपर जाके आप एंटेना की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो और नीचे से पूछा भाई तस्वीर आ रही है नहीं, जो विंड की डायरेक्शन होती है उसमें, तो विंड की डायरेक्शन, सवाल यह है कि जो विंड की डायरेक्शन चेंज जब होती थी तो उन सिग्नल्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती थी, तो उसके लिए आपने अकॉर्डिंगली एंटेना को क्या करना। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप सेंडिंग रिसीविंग कर रहे हैं और सैटेलाइट एक ही लोकेशन पे स्टैटिक स्टिल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करें, तो ये फिक्स्ड एंटेनास होते हैं। देखें, अच्छा इसमें हम इसका आंसर वायरलेस भी कह सकते हैं। अच्छा देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एंटेनास आर यूज्ड, टाइप ऑफ, ये जो टाइप आ रहा है ना, मोस्टली एंटेनास वायरलेस ही होते हैं। तो कोई एंटेना ऐसा होता है जो विद वायर्ड हो, क्योंकि एंटेनास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वायरलेस इतना बेहतर नहीं है, फिक्स्ड, इसकी पोजीशन या लोकेशन रोटेशन की बात की जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे, अव्वल तो वायरलेस तो होना ही चाहिए, कोई मैं इतना बड़ा 40,000 किलोमीटर तक का तार तो डालने सरा, तो ये तो कंफर्म है कि वो वायरलेस ही होंगे। लेकिन इनको वायरलेस ऑप्शन यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या होना चाहिए, इनकी पोजीशन या लोकेशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जो दूसरे सैटेलाइट होंगे वो अकॉर्डिंगली रोटेट कर रहे हैं, कांस्टेंट रहेगा। जियो स्टेशनरी के अंदर क्या होगा, जो आपने वो देखा है, ये जो टी-लिंक का लाता है ना, ये बल्कि जाने दीजिए, ये चीज समझ में आ गई कि उसकी रोटेशन के रिलेटिवली आपने सिग्नल्स के रिलेटिव आपने एंटेना को रोटेट करना होगा। जियो स्टेशनरी चूंकि स्टिल है तो इस वजह से आप उसे फिक्स रखते हैं। बाकी सारे मूव करते हैं, सिर्फ जियो स्टेशनरी फिक्स सैटेलाइट है जी, लेकिन वो सैटेलाइट रोटेट कर रही होती है, लेकिन रिलेटिव टू द अर्थ की रोटेशन के रिलेटिवली कांस्टेंट। एक मिनट मेरा बेटा, मुझे आवाज। What effect does the geostationary orbit have on the direction of the dish antenna receiving signal from? देखिए वही चीज आ गई, it makes it fix its direction। तो देखो ये 2 क्वेश्चन इन्होंने बनाए थे इसके ऊपर कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए आपको एंटेना की डायरेक्शन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंटेना की डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। लेकिन जब हम जियोस्टेशनरी से सिग्नल रिसीविंग सेंडिंग कर रहे हैं तो आपको तब्दील करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये अलग टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर क्या आ रहा है
व्हाट फोर्स कीप्स द सैटेलाइट मोशन अराउंड द अर्थ? बताओ कौन सी फोर्स होती है? दैट शुड बी ग्रेविटेशनल भी कह सकता हूं, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग जस्ट लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों चीजें। मैं इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकता हूं और लेकिन दोनों फोर्सेस ना यकमुश्त एक साथ नहीं लिखी जाएंगी। ज्यादा बेहतर, चूंकि चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे हैं, तो फोर्स भी कौन सी होनी चाहिए? ग्रेविटेशन। तो इसके लिए फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशन। न्यूक्लियर तो हो नहीं सकती। अच्छा, तो फ्रिक्शन कहाँ से आई? फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्ट कर रही हो किसी सैटेलाइट पे, तो सैटेलाइट के मूवमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? वो स्लो डाउन। ग्रेड। वो क्या होती जाएगी? स्लो डाउन। और ऐसा होगा कि एक वक्त जाके वो सैटेलाइट क्या हो जाएगी? स्टैटिक हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब वो रुक गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ, और फिर अर्थ के ऊपर जाके क्या कर जाएगी? गिर पड़ेगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, वो तो है ही नहीं। मेरा बेटा, ये इसको थोड़ा सा कंप्लीट रखिएगा ध्यान में, मैं भी बताता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, दोनों चीजें। What force provides the necessary centripetal force for the satellite? कौन सी फोर्स होती है? Gravitational force नहीं, वो necessary centripetal होती है। What quantity determines the necessary centripetal force for the satellite motion? कौन सी quantity होगी बताओ? Motion around the earth. Altitude of What quantity determines क्या? अब देखें मैं बताता हूँ। देखें, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बताइए, मैं ऐसा करता हूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसको हम इक्वेट करते हैं किस चीज से? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या आएगा? जी स्मॉल एम, यानी कि मास ऑफ सैटेलाइट। कैपिटल एम क्या होगा? मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। आर प्लस एच हाइट ऑफ द सैटेलाइट होगी, जिस हाइट पर है आप, इसका स्क्वायर किया। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। कैसे आएगा? सिर्फ बोलना नहीं है मेरा बच्चा। ये क्या है? आर प्लस एच कैसा है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। जब सैटेलाइट एक सर्टेन हाइट के ऊपर चली गई तो आर प्लस एच हो जाएगा। तो अब ये आर प्लस एच से ये आर प्लस एच कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? एम वी। एम से एम भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताइए वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर एलिमिनेट। अब इसके बाद आप इसका रूट ले लेंगे तो फिर ये चीज हट जाएगी, और हटने के बाद इसका आंसर जो होगा उसके रिलेटिव भी आ जाएगा। अब सी तो लिखा हुआ कि ये mgh के बराबर है। मैं बताता हूँ। एफसी जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वेट ऑफ द बॉडी के बराबर भी होगी। भाई जो उस सैटेलाइट का वेट होगा वही वेट ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी, वही सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। तीनों फोर्सेस एक ही तरीके से एक्ट कर रही है ना। तो अब आपको यहाँ पे कह रहे हैं मास ऑफ सैटेलाइट। देखिए, क्या मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मास से मास कैंसिल हो गया। ये डिटरमिन द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सैटेलाइट। एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट की डिपेंडेंसी पे आता है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट v है और रेडियस। असल में जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स GM अपॉन r प्लस h के बराबर आ रहा है। ये आ रहा है सेंट्रीपिटल। इन्होंने क्वेश्चन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लिखना चाहिए था, इनको या तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखता है। बताइए वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं सैटेलाइट की वेलोसिटी को इनहैंस इंक्रीज करने लगूं तो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी पे आएगा। एक मिनट है, ऐसा करते हैं कि हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक जो हमारे पास बुक थी ना, इसको हम सामने देखते हैं। क्लास देखें बेटा, विलियम आया आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये था मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये है। अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं देखता हूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है FC, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है? ये FC जो होती है
ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मेजर सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है, उसका जो मेन फॉर्मूला है वो mv स्क्वायर अपॉन r है। तो वो मास पे भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे भी और रेडियस। लेकिन ये रेडियस नहीं होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस इट्स हाइट। अब यहां पे आपके पास देखिए, द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज दिस दैट v ऑर्बिट r। देखिए वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड आपके पास क्या आती है, g कैपिटल r आती है, सैटेलाइट अराउंड द, लेकिन ये वेलोसिटी के लिए कहा गया। सेंट्रीपिटल फोर्स तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, मसलन मास के ऊपर भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रही होगी, और उसके रेडियस के ऊपर भी, उसकी हाइट के ऊपर भी। क्योंकि ये जो रेडियस r लिख रहे हैं आप, ये रेडियस r नहीं है, ये रेडियस स्मॉल यानी कि कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ भी है और आपका एल्टीट्यूड भी है कि किस हाइट के ऊपर जा रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल जिस हाइट पे जा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। सेंट्रीपिटल मास ऑफ द सैटेलाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रही होगी, मास बढ़ाऊंगा तो उसी का रिलेटिवली वेरिएट करेगी। वेलोसिटी की डिपेंडेंसी चेंज होगी। यहां पे देखिए वेलोसिटी यानी कि किन किन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, और r प्लस, अगर मैं r0 की जगह r प्लस h लिखता हूं तो ये तमाम फैक्टर्स पे, इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर, ये क्वेश्चन जो है इसको ये रहने दें, यानी कि ये तमाम फैक्टर जो इन्होंने मेंशन किए ना, ये तमाम के तमाम सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अननोन, देखिए मास ऑफ सैटेलाइट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है, अगर मास ज्यादा कर दोगे तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो फैक्टर्स दिए गए इन सब के ऊपर डिपेंडेंसी सेट, अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी की बात करता ना, ये सेंट्रीपिटल नहीं लिखता, बल्कि क्या लिखता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, तो फिर ये एल्टीट्यूड या रेडियस के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन चूंकि वेलोसिटी नहीं है, ये सेंट्रीपिटल कह रहा है इसके ऊपर, तो ये क्वेश्चन रहने दीजिए, क्वेश्चन सेट नहीं है। अच्छा, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फोर्स दैट बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, कौन सी फोर्स उसको बैलेंस कर रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड सेंटर होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल होती है। तो सेंट्रीपिटल को बैलेंस कौन सी फोर्स कर रही है, फ्यूगल। समझ में आती बात? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, तो जो उसके अगेंस्ट फोर्स होगी, बैलेंसिंग फोर्स होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा, फ्यूगल। अच्छा, यहां पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट मस्ट पजेस द लॉन्चिंग ऑर्बिट। अगर एक सैटेलाइट जो है वो ऐसे मूव कर रही है जिसमें r प्लस h दिया हुआ अराउंड, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए, वेलोसिटी के लिए। देखें भाई, देखें वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला इन्होंने दिया गया है ए, ये देखिए वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, gh r प्लस h। gh क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट, और r क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ, और h क्या है, हाइट पर्टिकुलर। तो आपके पास जो फॉर्मूला ये हमने डिराइव किया था, और ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, v नॉट इज इक्वल टू जी आर प्लस एच, ये हम डिराइव कर चुके हैं। अब ये मुझे बताओ कि इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ ऐसे है, यहां पे सैटेलाइट घूम रही है, इसकी वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला हम दे रहे हैं, अंडर रूट जी आर प्लस एच, यही दे रहे हैं। इसकी यहां से यहां तक हाइट कितनी है, एच है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी एच। अब ये बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक को यहां जमीन पे ले आऊं, ऑन द सरफेस ले आऊं, ऑन द सरफेस स्पीड ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करूं कि बहुत कम डिस्टेंस के ऊपर आ जाए, तो बताओ मुझे h को क्या करना पड़ेगा, कम। मैं h को जब जीरो कर दूंगा तो सरफेस पे आ गए, जब मैंने h जीरो किया तो ये चीज हट गई, और ये वैल्यू ऑफ g क्या आ जाएगी, जो एट सर्टेन हाइट h आ रही थी, अब एट द सरफेस ऑफ अर्थ आ जाएगी, तो वो खाली g के बराबर हो जाएगी 9.8। भाई देखिए gh की वैल्यू 9.8 से कम होगी, लेकिन g की वैल्यू क्या होगी, 9.8। उसके साथ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ r, h एलिमिनेट हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, वेलोसिटी ऑन द ग्राउंड अगर आपके पास आएगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, अगर मैं वेलोसिटी कहां निकालने की कोशिश करूं, ग्राउंड पे, तो वो मेरे पास वेलोसिटी आएगी अंडर रूट जी मल्टीप्लाई बाय आर। समझ रहे हैं? लेकिन सर्टेन हाइट h पे जाऊंगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा g मल्टीप्लाई बाय r प्लस h, और वहां पे g ऑन द ग्राउंड नहीं लेंगे, वहां पे g क्या लिया जाएगा, एट अ सर्टेन हाइट h, जो कि लेस वैल्यू होगी एज कंपेयर टू द ग्राउंड। कहिए बेटा। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई कि वेलोसिटी आपके पास क्या आ गई, v इज इक्वल टू जी आर प्लस एच। ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं,
ये ऐसा नहीं कहिएगा कि हमने की नहीं है, ये डेरिवेशन हमने की है, लेकिन डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगी। इसके अंदर ये रिजल्ट जो है ना दे रहा है ना, फाइनल रिजल्ट। मसलन मैंने अभी आपको बताया था कि G इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वेशन बताई थी ना अभी मैं कहा था इसको लिख रहा था मैं कि याद कर लें। इसी तरीके से इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, GH R प्लस H विद अंडर रूट, ये इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये आप अपने जहन में रखिए। सर कोई भी नहीं आएगी डेरिवेशन? डेरिवेशन आएंगी, लेकिन ये वाली डेरिवेशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट के रिलेटिवली नहीं आएगी। सर मुझे एक सवाल पूछना था। एक मिनट पहले इसको हम कंप्लीट कर लें, फिर आगे चलिएगा तो बेहतर रहेगा। अच्छा, इसमें बताइए क्या होगा। यहां पे जो देखें, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मस्ट पोजेस लॉन्चिंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर नॉट दिस। बताओ क्या होनी चाहिए, जी आर प्लस एच होनी चाहिए ना, आर प्लस एच, ये अंडर रूट के साथ होनी चाहिए नहीं? यस कब होनी चाहिए, जब आपके पास रेडियस कितना हो, डिस्टेंस कितना हो, आर प्लस एच हो। बताइए यहाँ पे आर, ये वाली इक्वेशन दी हुई है यहाँ कहीं पर? नहीं। इसका मतलब देखिए ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं, ये मुमकिन थी, लेकिन ये किसके लिए, ये वेलोसिटी ऑन ग्राउंड है। ऑन ग्राउंड। यानी कि सैटेलाइट अगर ऊपर घूम रही है तो उसकी वेलोसिटी कुछ और है, लेकिन जब वो ऑन ग्राउंड आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। तो जो ऑन ग्राउंड वेलोसिटी आएगी उसके लिए आर प्लस एच में से एच को एलिमिनेट कर देंगे, खाली क्या रह जाएगा, आर। अब मुझे एक बात बताओ, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, देखिए इसको समझिएगा, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के अक्रॉस क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व। समझ में आती बात? यस। बताओ जब अर्थ पे है तो हाइट क्या है, 0, तो वैल्यू कम आएगी। भाई देखो आर में एच को क्या कर रहे हो, प्लस। जैसे जैसे ऐड करते जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, समझ रहे हैं, बढ़ेगी। जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे सैटेलाइट अपनी स्पीड को क्या करती जाएगी, कम कर जाएगी। फिर से समझे, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे तो आर प्लस एच की वैल्यू बढ़ेगी, यस तो जी का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, यस तो रूट की वैल्यू भी ग्रेजुअली क्या होती जाएगी। बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा स्पीड। तो बताओ कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्पीड ज्यादा होगी या जियो स्टेशनरी की, जियो स्टेशन। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्पीड तो कम होती है, लेकिन वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड से उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा। जब ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर आप जाते हैं, देखिए आप जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होती जाएगी, ये दिमाग में रखना है। सन है ना, उसके अक्रॉस बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जो सबसे दूर होगा उसकी सबसे तेज रफ्तार होगी, जो सबसे करीब होगा उसकी सबसे कम रफ्तार होगी। समझ रहे हैं? ऐसा क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए जब मैंने सेंट्रीपिटल के लिए मैंने जब वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, जी आर प्लस एच। इफ वी इंक्रीज द हाइट, इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दिस फॉर्मूला शोज कि द वेलोसिटी। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, उसमें इन्होंने एक सैटेलाइट यहां पे बनाई थी, एक सैटेलाइट यूं बनाई थी और ऐसे अर्थ बना दी थी, और ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये मैंने शायद सॉल्व भी करवाया था आप लोग जो दूसरे बच्चे थे। इसमें मैंने ये बताया था आपको कि बताइए ये ए है और ये बी है, बताओ रफ्तार ज्यादा किसकी होगी, बी की क्यों होगी, कि इट इज एट लॉन्गर डिस्टेंस, आपसे क्या है ये दूर है। दूर होने का मतलब क्या, एच की वैल्यू हाई हुई तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। वेलोसिटी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आती है बात समझ में? तो यहां पर हम इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो मैं कोशिश ये करूंगा कि घर पे जाके ना 2 से 3 या 4 बजे तक ना मैं इसको वीडियो इसकी बना के ना जो बाकी बच गए वो भी इनके साथ ही अपलोड कर दूं। बाकी ये तमाम मैं अपलोड कर दूंगा, वो फिर आप देखिएगा और आराम से बेटी। हाँ, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना कि ये आप नहीं कर सकेंगे आर प्लस एच, तो इन्होंने जो आंसर ये वाला दिया ये इसके लिए लिखना चाहिए था ऑन ग्राउंड। क्या लिखना चाहिए था, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो बस इसको यहीं तक करते हैं। चले मेरा